हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे आज क्या है खास। तो ये है हमारा वीएससी का लोगो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं पहली न्यूज़ में क्या है खास। तो पहली न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से। आपको पता है वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के अंतर्गत सेरा गांव में हुआ था। वे पेशे से एक वकील हैं जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक हुए थे। इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, अभी तक कौन थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या आप उनका नाम जानते हैं? तो ये थे जयराम ठाकुर। अब बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी शिमला है और एक राजधानी धर्मशाला है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कौन सी राजधानी इनमें से ग्रीष्मकालीन है और कौन सी शीतकालीन है। जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताइए गुजरात में भी चुनाव हुए हैं, तो गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं ये कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं। बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ है G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा वाराणसी। तो केंद्र सरकार ने घोषणा करी है कि वाराणसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। G20 या 20 का समूह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। भारत ने 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी थी। आपको पता ही है कि G20 की बैठक अगले वर्ष 2023 में भारत इसकी पूरी अध्यक्षता करेगा। तो G20 दुनिया के सकल घरेलू उत्पादों के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शेरपा की बैठक राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर G20 की बात हुई है, तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। इसके अलावा यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आपको पता है ये तो G20 है, एक और संगठन है G7। इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है खेल से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीटी ऊषा बन गई हैं भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही इस न्यूज़ से अवगत कराया था, लेकिन अब पूरी तरीके से मुहर लग गई है पीटी ऊषा के नाम पर। तो पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय पटेल, गगन नारंग और राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष चुना गया है। बात करें पीटी ऊषा की, तो उन्होंने कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर भी रही थी। तभी से इनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया था। चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश LN राव की देखरेख में हुआ है। यानी पीटी ऊषा जो बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम से। अब आप कमेंट कॉलम में मेरे कुछ आंसर दीजिए। ये बताइए द्युति चंद का किस एक खेल से संबंध है। इसके अलावा हिमा दास का संबंध किस एक खेल से है और हिमा दास को किस एक राज्य के अंतर्गत डीएसपी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए दीपिका कुमारी का संबंध किस एक खेल से है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक निधन से। तो ये साल ही ऐसा रहा है जिस साल बहुत ही
बड़े बड़े सुपरस्टार को हमारे देश ने खोया है। तो उसी में से एक है वयोवृद्ध लावणी गायिका सुलोचना चौहान का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा। लावणी गायिका हैं सुलोचना चौहान, इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो पारंपरिक महाराष्ट्रीयन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। इनको मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए नाम है क्योंकि एक तो लावणी गायिका है और दूसरी चीज़ 2022 में ही हाल फिलहाल में ही इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि 2022 में पद्मश्री गायिका कौन सी थी जिनका निधन हो गया, तो ये थी लावणी गायिका सुलोचना चौहान। ठीक है, तो कला शैली में उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावणी की रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2010 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। अब अगली न्यूज़ पर पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये बताइए राजू श्रीवास्तव का इस साल निधन हुआ था, किस एक क्षेत्र से जुड़े हुए? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। इसके अलावा लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था जो कि हमारे देश की स्वर कोकिला कही जाती हैं। कमेंट कॉलम में आपको ये बताना है कि उनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको पता है बप्पी लाहिरी का निधन हुआ था इसी साल। बप्पी लाहिरी का संबंध किस एक क्षेत्र से था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे है यूनिसेफ डे, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में 1 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना करी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ। तो इसकी थीम रही है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। फिर से सुनिए, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपको मेरे द्वारा बोले गए किसी भी शब्द को सुनने में दिक्कत होती है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यूट्यूब द्वारा एक नया फीचर दिया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखते होंगे। आप अपने कैप्शन वाले पॉइंट में जाकर के हिंदी टाइपिंग को ऑन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको एक एक वर्ड हिंदी में लिखा हुआ आपकी स्क्रीन में नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए सूचना है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में अगर थोड़ा सा और जाने कि क्या है यूनिसेफ, तो एक बार एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसे अपने काम के लिए पहचान मिली है, जिसमें 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड पुरस्कार शामिल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके संस्थापक थे लुडविग राजचमन। प्रमुख हैं इसके वर्तमान में कैथरीन एम रसल। उम्मीद करता हूं आज की ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा क्या आपको पता है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए कमेंट कॉलम में। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अडानी ग्रुप से। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, अडानी ग्रुप से न्यूज़ ये है कि अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL दिसंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। इससे पहले मई 2022 में AGER ने भारत के पहले 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का संचालन किया था। कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि अडानी ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत है खास, क्योंकि ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में छठा स्थान हासिल किया है। अमर सिंह देवंदा ने रिकॉर्ड बना दिया है।
तो कारपोरल अमर ने 2022 के लिए सोचो विश्वविद्यालय ताइवान में चीनी ताइपाई एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके छठा स्थान हासिल किया है। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कारपोरल अमर सिंह देवंदा ने किया था। इस आयोजन में 5 देशों के 21 पुरुषों और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने हिस्सा लिया था। 3 दिसंबर 2022 को यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी। तो न्यूज़ यही है इम्पोर्टेंट कि अमर सिंह देवंदा ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में छठा स्थान हासिल किया है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 2022 में हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा है। तो हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। इस साल 5वें स्थान पर रहा है। बात करें हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई यह सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का एक संकलन है, जिसके अंतर्गत घोषणा करी गई है कि भारत 5वें स्थान पर रहा है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियां कौन सी रही हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी बनी है। यह दुनिया में तो 34वें स्थान पर है, लेकिन भारत में नंबर 1 पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को दूसरा स्थान दिया गया है। एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर रही है। पहली बार अडानी समूह की 4 कंपनियां भी इसमें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी, तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस। तो याद रखना है आपको। मेरे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ये बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही नए अध्यक्ष बने थे। कौन है नए अध्यक्ष, कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ये भी बताइए। और ये बताइए एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक की टैगलाइन क्या है, कमेंट कॉलम में बताइए। अगर बात करें दुनिया में शीर्ष रैंक वाली कंपनी कौन बनी है, तो नन अदर देन अमेरिका की एप्पल कंपनी है ना। तो एप्पल हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी बनी है और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन और टेस्ला शामिल है। अगर बात करें देशवार रैंकिंग के देशों के हिसाब से रैंकिंग क्या रही है, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 260 कंपनियों के साथ शीर्ष पर रहा है। इसके साथ 35 कंपनियों के साथ चाइना, 28 कंपनियों के साथ जापान, 21 कंपनियों के साथ यूके, भारत और कनाडा 20-20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर रहे हैं। इस वर्ष सूची में शामिल 20 भारतीय कंपनियों में से 11 मुंबई में, 4 अहमदाबाद में, एक नोएडा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित है। अगर बात करें हुरून लिस्ट की, तो इसे 1999 में रूपर्ट हुगवेर द्वारा यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। हुरून एक शोध, मीडिया और निवेश समूह है जो शोध रिपोर्ट की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इतने अच्छे से एक एक पॉइंट बता दिया है कि आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन साहब कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। उम्मीद करता हूं आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। मैं आपको डेली स्टैटिक जीके पार्ट कवर कराता हूं और ये स्टैटिक जीके पार्ट मैंने कल शाम की क्लास से उठाया हुआ है। जिसने भी क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। कांग्रेस के सारे अधिवेशन और कांग्रेस कैसे बनी, ये सब मैंने कल शाम की क्लास में डिस्कस किया था। तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिलहाल में हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो 1885 में पहला अधिवेशन बॉम्बे में होता है, जिसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यह भी याद रखिएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। 1885 में पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है।
1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में होता है। इन तीनों की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिन्हें कहते थे ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1887 में मद्रास अधिवेशन होता है और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर बनते हैं। इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं, जिनका नाम था जॉर्ज यूल। एक बार फिर से देखिए कि पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में बॉम्बे में अधिवेशन होता है, WC बनर्जी। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में बने थे। तो कैसी लगी आज की सारी न्यूज़? कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।